हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 2024 के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न से लिया हूं जो गृह विज्ञान के है कक्षा 10वीं के लिए। तो चलिए 5 मार्च की तैयारी में हम बिल्कुल लग जाएं। और आज की जो वीडियो है मैराथन होने वाली है। ठीक है, कैसी वीडियो है? मैराथन होने वाली है, जो पूरे अभ्यास से, पूरे आपके बुक से महत्वपूर्ण जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए, एक यहाँ पे नोट लिखा गया है। नोट क्या है? केवल बालिकाओं के लिए जो ये वीडियो बनाई जा रही है सिर्फ बालिकाओं के लिए है। यानी कि जो गृह विज्ञान की वीडियो होती है, यानी गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ बालिका ही पढ़ती है, यानी कि छात्रा पढ़ती है, जो छात्रों के लिए नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत, खर्च का नियंत्रण, आय का ज्ञान, ये सभी। देखिए, जो पारिवारिक बजट है उसको बनाने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो बचत भी होता है, खर्च का नियंत्रण भी होता है, आय का ज्ञान भी होता है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। देखिए, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है कि पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य नहीं है भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। देखिए, जो पारिवारिक बजट में है वो हमारा भोजन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है और मकान भी ज़रूरी है, लेकिन फैशन ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मुख्य बजट नहीं है कहा है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है नगद धनराशि होती है प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, आय, व्यय। देखिए, जो नगद धनराशि होती है वो प्रत्यक्ष आय होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष आय हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर किसान विकास पत्र योजना है बैंक की, जीवन बीमा की, डाक खाने की, कोई नहीं। देखिए, जो किसान विकास योजना है वो किसकी है? तो देखिए, वो है डाक खाने की। किसकी है? डाक खाने की। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि दैनिक सफाई होनी चाहिए सादे पानी से, खारे पानी से, फिनाइल से, एसिड से। देखिए, दैनिक मतलब क्या होता है? प्रतिदिन की सफाई। ठीक है, दैनिक सफाई यानी प्रतिदिन की सफाई कैसे होना चाहिए? तो फिनाइल से होना चाहिए। किस चीज़ से? फिनाइल से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती है? पूर्व निर्धारित का मतलब पहले से निर्धारित नहीं होती है। दैनिक यानी जो प्रतिदिन होता है, मासिक जो एक माह पे होता है, जो साप्ताहिक जो हर सप्ताह होता है, और जो आकस्मिक जो अचानक हो जाता है। देखिए, तो दैनिक सफाई भी निर्धारित होती है, मासिक भी होती है, साप्ताहिक भी होती है। तो आकस्मिक सफाई जो है निर्धारित नहीं होती है, इसको अचानक कभी भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है सजावट के पूर्व किसका होना आवश्यक है? सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्बल कलाकृति, विदेशी फर्नीचर। सजावट के पूर्व का मतलब सजावट से पहले किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए? सफाई की, मूल्यवान कालीन की, दुर्बल कलाकृतियाँ की, विदेशी फर्नीचर की। देखिए, सफाई की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में को यदि सजावट करना है तो यदि सफाई रहेगा तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट, बालू, सीमेंट, फूलदान। देखिए, जो घर की सजावट है उसमें हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो फूलदान का। ठीक है, फूलदान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो देखिए, 1 किलोग्राम में जो होता है 1000 ग्राम होते हैं। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका सही नंबर हो जाएगा बी। ये कैसा होता है ये जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो जो हम गृह गणित की बनाएंगे तो उसमें ये सब समझा देंगे कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 1 गिलास जूस का मूल्य 12.50 है तो 7 गिलास जूस का मूल्य क्या होगा? देखिए, ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं? ऐसे प्रश्न को करने के लिए यदि जितना ये दिया रहेगा उसमें
जितने का निकालना है उससे गुणा कर देंगे। तो देखिए 12.50 में 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, और 7 5 से 35 की 5 हो जाएगा, हासिल 3, और 7 दूनी के 14, 3 17 के साथ, हासिल 1, 7 3 7 और 1 8 हो गया। यानी 1 2 स्थान पर दशमलव यहाँ पे लगा ली, यानी 87.50 हो गया ना। तो विकल्प संख्या कौन हो जाएगा, डी नंबर सही हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए रोगी का भोजन गरिष्ठ होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, सुपाच्य या बिना पका। देखिए रोगी का जो भोजन होना चाहिए सुपाच्य होना चाहिए, कैसा, सुपाच्य। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है दाल, खट्टे फल, हरी सब्जियां, दूध। देखिए जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है वो खट्टा फल होता है। ठीक है, खट्टे फल से हमें विटामिन सी अच्छे मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है, दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। देखिए जो दांतों को मजबूत करने वाला तत्व है वो कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम से हमारा दांत मजबूत होता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है दाल, दूध, खट्टे फल, हरी पीली सब्जियां। देखिए जो विटामिन ए है उसका अच्छा स्रोत ये होता है हरी पीली सब्जियां, विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, लौह तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखिए जो हड्डियों में कड़ापन होता है वह कैल्शियम के कमी से होता है। ठीक है, यदि हमारे हड्डियों में कड़ापन आती है तो हम समझ जाएंगे कि कैल्शियम की दिक्कत है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर है, मानव कंकाल में कितने अस्थियां होती है। अस्थियां मतलब समझ रहे हैं, अस्थियां का मतलब होता है हड्डियां। ठीक है, तो मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 206, 216, 106। तो देखिए जो मानव कंकाल में हड्डियां होती है वो 206 होती है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है। देखिए 2, 4, 6, 8। तो जो हम कपाल है, कपाल में हमें 8 हड्डियां पाई जाती है, कितनी, 8। ठीक है, चलते हैं इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है कि अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं, यानी अस्थियां टूट जाती है तो हमें उससे क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। मोच क्या होता है, देखिए हल्का फुल्का चोट लगता है जिसके वजह से हमारे हाथ पैर सूजे तो उसको मोच कहते हैं। अस्थि कहते हैं यानी कि हड्डी कहते हैं। ठीक है, अस्थि विस्थापन कहते हैं, हड्डी टूटना कहते हैं नहीं, अस्थि भंग कहते हैं, अस्थि हमारा टूट गया है। ठीक है, अस्थि भंग कहते हैं उसको। ठीक है, विकल्प संख्या डी सही हो गया। तो अगला नंबर प्रश्न है, मोच की पहचान है दर्द या पीड़ा होना। देखिए यहाँ पे दर्द और यहाँ पे ऐसे लगाया गया है कमा, उसके बाद पीड़ा होना। ठीक है, मांसपेशियों की खिंचाव, सूजन, ये सभी। देखिए जब मोच आता है तो हम जहाँ मोच होता है हमें दर्द भी होता है, मांसपेशियों में खिंचाव भी आता है, सूजन भी हो जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाती है। देखिए यदि अस्थि यानी कि हड्डियां एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन क्या कहलाता है, बहुखंडी, कच्चा, संयुक्त, साधारण। तो उसको बहुखंडी कहते हैं, यानी बहु माने बहुत से, अखंडी माने खंडों में। ठीक है, यानी एक से अधिक खंडों में जो कट गया उसे हम बहुखंडी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, घर में सिलने से लाभ होता है। अब देखिए घर में सिलने से लाभ होता है या घर में सिलाई करने से क्या लाभ होता है, समय का, परिश्रम की, कपड़े की एवं धन की, कोई नहीं। देखिए यदि हम अपने घर पे ही सिलाई करते हैं तो हमारा किस चीज़ का लाभ होगा, कपड़े का भी एवं धन का भी। कैसे, देखिए पहले ध्यान रखिए कि यदि हम दूसरे के यहाँ सिलने के लिए जाते हैं तो क्या समय का लाभ होगा, नहीं, समय हमारा नुकसान होगा। ठीक है, परिश्रम भी लगेगा। और कपड़ा एवं धन की, देखिए कपड़ा जो हमारा बच जाएगा
सिलने में कपड़े को काटते हैं तो जो क्या होता है, कपड़ा बच जाता है, वो कपड़े का हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरों को जब सिलने के लिए देंगे तो हमें उसे धन को भी देने की आवश्यकता होती है, वो धन भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो घर में सिलने से क्या लाभ होता है, तो कपड़े एवं धन दोनों के लाभ होते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न क्या हो रहा है कि कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। सिलाई किट समझना क्या होता है। देखिए सिलाई किट जो होता है वैसा किट जिसमें हम सिलाई की वस्तु को रखते हैं। ठीक है, वो सिलाई किट कहते हैं। जैसे धागा, सुई, कैंची, सिलाई मशीन। देखिए तो धागा जो है सिलाई किट में रखा जा सकता है, सुई भी रखा जाता है, कैंची भी रखा जाता है, और जो सिलाई मशीन है वो सिलाई किट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि सिलाई किट रखने का मतलब होता है कि जिसमें सिलाई करने वाली वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरा मशीन है, ठीक है ना, ये नहीं रखा जा सकता इसमें सिलाई किट में। अगला नंबर प्रश्न है कि वस्त्रों को धोने से क्या लाभ है। वस्त्रों को धोने से क्या लाभ है। वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए जब हम वस्त्र को धोते हैं तो साफ भी हो जाता है और वस्त्रों से दुर्गंध दूर भी हो जाते हैं, व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत हो सकती है। समय की, धन की, वस्त्र देर से फटते हैं, ये सभी। देखिए यदि हम घर पे कपड़े धोते हैं तो हमारा इन सब का बचत होता है। ठीक है, यानी उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला नंबर प्रश्न है रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, बच्चों का कमरा। ठीक है, तो देखिए जो रसोई घर हो उसके बिल्कुल नज़दीक में हमारा भोजन कक्ष होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम रसोई घर में अपना भोजन बनाएं और वहां से तुरंत ले जाकर भोजन परोस दे खाने के लिए। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि रसोई घर का कौन सा उपकरण आधुनिक नहीं है। आधुनिक मतलब है आजकल का। ठीक है, गैस स्टोव, देखिए ये भी आधुनिक उपकरण है। प्रेशर कुकर आज भी इस्तेमाल होता है, बहुत लोगों के घर पे इस्तेमाल भी होता होगा। गैस स्टोव भी इस्तेमाल होता होगा। मिक्सी समझ रहे हैं क्या होता है, जिसमें हम सब किसी भी चीज़ को मिलाकर मिक्स कर देते हैं, यानी पीसते हैं मसाला वगैरह सब, ये मिक्सी हो गया। अब देखिए लकड़ी का चूल्हा, यही है। देखिए लकड़ी का चूल्हा जो है आज का आधुनिक उपकरण नहीं है, आज का आधुनिक उपकरण ये गैस हो गया है लकड़ी के चूल्हे की जगह पे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा लकड़ी का चूल्हा। अगला नंबर से प्रश्न है कि सही विधि से पकाया गया भोजन होता है आकर्षक, सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक, हानिकारक। देखिए सही विधि से पकाया हुआ जो भोजन होता है ये आकर्षक, सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक और हानिकारक। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कुछ छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आकर्षक भी सही ढंग से यदि हम भोजन पका देंगे तो आकर्षक भी हो जाएगा, सुपाच्य भी हो जाएगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हानिकारक। ठीक है, हानिकारक नहीं होता है। यदि हम इतना ही पढ़ते हैं कि सही विधि से पकाया हुआ भोजन होता है तो हम स्वास्थ्यवर्धक कह सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। ठीक है ना, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, टेस्टिंग। देखिए डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि को हम बेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ए, डी, के, सी। देखिए दूध है उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है और के भी पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है टमाटर, आलू, भिंडी, पालक। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्रोत आलू है। क्या है, आलू। इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का कितना भाग जलीय है। पृथ्वी का कितना भाग जलीय है। 4/3,
4/2, 3/4, 1/2, सॉरी 2/3। अब देखिए तो जो पृथ्वी का जलीय भाग है 3/4 है। कितना है? 3/4, यानी कि 75% है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न, जल क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, ये सभी। तो जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, शुद्ध जल कौन सा होता है? वायु रहित, रंग रहित, स्वाद रहित, नाइट्रोजन रहित। देखिए, जो शुद्ध जल होता है वो रंग रहित रहता है। कैसा रहता है? रंग रहित रहता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा गया है? कठोर, अशुद्ध जल, प्राकृतिक जल, मृदु जल। देखिए, जो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा, अशुद्ध जल द्वारा, भोजन द्वारा, कोई नहीं। देखिए, जो हैजा एक बीमारी है। क्या है? हैजा एक बीमारी है जो अशुद्ध जल द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? अशुद्ध जल के द्वारा फैलता है। अगला नंबर प्रश्न है कि मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक। देखिए, जो मक्खियां हैं, मक्खियों के द्वारा हमारा हैजा फैलता है। क्या फैलता है? हैजा। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? वायु, पेड़ पौधे, आकाश, ये सभी। देखिए, भौगोलिक पर्यावरण होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या हो जा रहा है। तब तक चलते हैं हम अगला नंबर प्रश्न पे, फिर हम आपको बताएंगे इसका सही उत्तर। ठीक है। देखिए, वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई, ये सभी। देखिए, वायु प्रदूषण का जो कारण है ये सभी हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, संक्रमित रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी। तो देखिए, जो संक्रमित रोग होते हैं, यानी जो फैलने वाले रोग होते हैं, वो वायु के द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। इन सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है? देखिए, एंटी रेबीज एक दवा का नाम है। ठीक है। यानी सुई, या टीका का मतलब क्या होता है? सुई। एंटी रेबीज मच्छर के, खटमल के, कुत्ते के, सांप के। देखिए, जो एंटी रेबीज सुई है यानी टीका है, वो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। किसके काटने पे? कुत्ते के काटने पे लगाया जाता है। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे आज की ये वीडियो रही है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगला नंबर प्रश्न है, श्वसन अंग का प्रमुख भाग है? अमाशय, अग्न्याशय, फेफड़े, यकृत। देखिए, जो श्वसन अंग का प्रमुख भाग होता है वह फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। अब चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? अब देखिए, कौन सा अंग श्वसन क्रिया, यानी जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें हमारा कौन सा अंग सहायता करता है? हाथ, फेफड़े, कान, पैर। देखिए, फेफड़े क्या होता है? फेफड़े जो है सहायता करते हैं। ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्वसन क्रिया है ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनावश्यक, कोई नहीं। देखिए, जो श्वसन क्रिया है यानी जो सांस लेने की क्रिया है, अनैच्छिक का मतलब है अपने इच्छा से, अनैच्छिक यानी बिना इच्छा के, अनावश्यक बिना जरूरी, कोई नहीं। तो देखिए, जो श्वसन क्रिया है वो अनैच्छिक है, बिना इच्छा की वो होती, अपने आप होती रहती है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, घायल के
स्थानांतरण का सर्वोत्तम साधन है। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। तो जो घायल व्यक्ति हो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? बैसाखी द्वारा, हस्त आसन, स्ट्रेचर, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेचर। क्या होगा? स्ट्रेचर के द्वारा हम घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि स्पंज विधि को और किस नाम से जाना जाता है? रुई, शुष्क स्नान, तकिया, पट्टी। तो देखिए जो स्पंज विधि है उसे शुष्क स्नान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रोगाणुनाशक प्लिट्स होती है सरसों की, भूसी की, नीम के पत्तों की, ये सभी। देखिए जो रोगाणुनाशक प्लिट्स यानी कि रोगों को नष्ट करने वाला, ठीक है, तो क्या सरसों के होता है, भूसी के होता है? नहीं, नीम के पत्तों की। किसको कहते हैं? नीम के पत्तों के, ठीक है। इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? बर्फ की टोपी कब पहनी जाती है? ठीक है, तीव्र ज्वर में। तीव्र ज्वर का मतलब तेज बुखार में, ठंडा लगने पर। देखिए यदि ठंडा लगेगा क्या बर्फ का हम इस्तेमाल करेंगे? नहीं। हड्डियों टूटने पर, ये सभी। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्र ज्वर में, ठीक है। इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय के धड़कने से, भोजन क्रिया से, श्वसन लेने से, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नाड़ी दर की संबंध है वो मानव हृदय के धड़कने से है, ठीक है, नाड़ी दर, ध्यान रहे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति क्या है? 60 से 70, 72 से 80, 80 से 100, 100 से 120। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य की जो नाड़ी गति है यानी जो नाड़ी धड़कती है वो 72 से 80 बार, ठीक है, 72 से 80 होती है, ठीक है ना। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, 82 बार, 90 बार, 102 बार। देखिए एक जो स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी मान लीजिए 72 से लेकर के 80 तक, यानी 72 से 80 तक धड़कता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।